हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत आप सभी जानते हैं हम बात करते हैं यूपीएससी में आए हुए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की। और सब्जेक्ट वाइज हम चल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी को हम अच्छे से एक्सप्लेन वे में तैयार कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी और एनवायरनमेंट की। इससे पहले हम 2022 से 2019 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 2018 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक बात क्लियर करना जरूरी है कि लास्ट वीडियो में, सबसे लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि अब से हम 2 सालों के टॉपिक्स को लेंगे, 2 सालों के प्रश्नों को लेंगे और एक साथ उनको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज के वीडियो में और इसके बाद में एक और वीडियो में हम 2 दिन और सिंगल ईयर्स के ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे किसी कारण से। और फिर उसके बाद हम डबल करते हुए चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 2018 का एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी हम जिसे कहते हैं, अच्छी तरह से एनजीटी के नाम से इसे हम जानते हैं, किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी से भिन्न है? दोनों में क्या भिन्नता है, क्या अलग है दोनों में? एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है। 2010 में एनजीटी एक्ट आया था, आपको पता होना चाहिए। जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया जाता है। आपको पता होगा 1974 के जल अधिनियम के अंतर्गत जल अधिनियम के अंतर्गत हमने सीपीसीबी का गठन किया था। तो यह कोई इनमें भिन्नता नहीं है कि यह एक वैधानिक हो गया, वह वैधानिक नहीं है। दोनों ही वैधानिक निकाय हैं, दोनों का ही गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो इसको तो हमने गलत कर दिया है। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। यह बात ठीक है। एनजीटी क्या है? एनजीटी एक तरह से एक अधिकरण है, न्यायाधिकरण है, एक ट्रिब्यूनल है। जो जो पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, उनके जो वाद होते हैं, उनकी सुनवाई करता है। और उच्चतर न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उनका भार थोड़ा कम करता है और स्पेशलाइजेशन के साथ में पर्यावरणीय मुद्दों को सुनता है। वही सीपीसीबी का क्या काम है? पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने को लेकर सीपीसीबी लगातार काम करता है। यह किसी तरह की सुनवाई वगैरह नहीं करता, बल्कि इनमें सफाई वगैरह का लक्ष्य रखता है और वायु की गुणवत्ता जैसे सुधार का लक्ष्य यह रखता है। यह बात बिल्कुल ठीक है, दोनों में यह अंतर है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर इसका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का या बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं? जब आप नदी में से, नदी के आसपास से जो बालू का खनन करते हैं, तो उससे क्या परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं? नदी की लवणता में कमी। क्या नदी की लवणता में कमी होने जैसी कोई बात यहाँ पर हो सकती है? मुझे लगता है नदी की, मुझे क्या लगता है आंसर की में भी यही है, नदी की लवणता को लेकर इस तरह का कोई भी असर इसमें नहीं पड़ता है। नदी फ्रेश जल का एक स्रोत होता है और लवणता किसी किन्हीं नदियों में हो सकती है, लेकिन बालू खनन को लेकर नदी की लवणता में कमी ज्यादा को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसको तो हम हटा देंगे। और अगर आप देखते हैं, एक को आपने हटाया तो 3 ऑप्शन भी आपके हट जाते हैं। लेकिन भूम जल का प्रदूषण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो उसकी लेयर्स होती है जिससे छन कर भूम जल जाता है, अगर आप उसी का खनन करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है भूम जल प्रदूषित होना शुरू हो जाए। और भूम जल स्तर का नीचे चले जाना भी बिल्कुल ठीक बात यहाँ पर है। तो और अगर हम एक को निकालें तो भी 2 और 3 हमारा आंसर बनकर आ जाता है। ठीक है, तो हाँ, अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो भी आपको लगाना तो यही पड़ेगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। उष्ण कटिबंध आप समझते होंगे, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और फिर शीतोष्ण कटिबंध, सॉरी शीत कटिबंध, है ना? तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, अगर ये 0 डिग्री है
ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये वाला जो भाग है इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर सूरज का तापमान अच्छा खासा रहता है, गर्मी रहती है ना। तो बढ़िया, यहाँ पर जैव विविधता भी सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। तो ये कह रहा है कि विश्व की सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां इस वाले क्षेत्र में जो सागर है, जो महासागर है, वहां पर मिलती है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती है। विश्व की 1/3 से अधिक यानी 1/3, इससे भी ज्यादा प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया प्रवाल भित्तियों का एक बड़ा गढ़ कहा जा सकता है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। तो हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। विश्व की 1/3 से भी ज्यादा प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में मिलती है। जब 1 और 2 है तो केवल 3 को तो आप हटा सकते हैं, और 2 है तो फिर ये भी हट जाएगा। तो या तो 1 और 2 बचा, या फिर 1 और 3, 1, 2 और 3 बचा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती है। आसान भाषा में समझिए, यह कहना चाह रहा है, जिस तरह हम कहते हैं कि जो वर्षा वन है, हमारे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, उनमें हमें पता है कि जैव विविधता बहुत ज्यादा मात्रा में है, प्रजातियां, जीव जंतुओं की प्रजातियां बहुत अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। यह कह रहा है कि जिस तरह से वर्षा वनों में जैव विविधता की अधिकता होती है, उससे भी ज्यादा जैव विविधता की अधिकता आपको प्रवाल भित्तियों में देखने को मिलती है। तो आपको पता है कि प्रवाल भित्तियों को हम समुद्री वर्षावन भी कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर जैव विविधता बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत ही प्रचुरता से पाई जाती है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों से, अमेजन से भी ज्यादा आपको अगर कहीं पर जैव विविधता मिलती है तो कहां पर मिलती है? प्रवाल भित्तियों में नजर आती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? इससे ज्यादा सरल, इससे ज्यादा आसान सवाल क्या हो सकता है? आपको पता है इसी को हम पक्के टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व। जिले की बात करें तो पूर्वी कामेंग जिले में यह पाया जाता है। पूर्वी कामेंग जिला कहाँ का है? पूर्वी कामेंग जिला, तो आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश की आप बात कर रहे हैं। तो पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास यानी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वन्य जीवों में, जो वनों में रहने वाले जीव हैं, अगर उनका पर्यावास, उनका आवास स्थल संकटपूर्ण है, उसके संबंध में चर्चा हो रही है। कि परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। हम पिछले कुछ दिनों से, जब से हमने जियोग्राफी और एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा परिचर्चा शुरू की है, आप एक भी क्लास ऐसी नहीं देखेंगे जहां से अधिनियमों से क्वेश्चन नहीं आया हो। और कम से कम हमने 2022, 21, 20, 19 और 18 की आज 5वीं क्लास है। 5 में से 4 क्लासों में आपने जरूर वन अधिकार अधिनियम 2006 का नाम सुना है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये वाला पोर्शन, जो अधिनियमों वाला पोर्शन है, कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है, इसको तैयार करना कितना जरूरी है। जब मैं बार बार ये बात कह रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने नोट्स में अब तक इन्हें शामिल कर लिया होगा। अगर आपने शामिल नहीं किया है तो काम करिए, अभी क्लास के बाद फ्री होकर आप इन 4, 5, 6 जो अधिनियम है भारत में सबसे महत्वपूर्ण, उनको बहुत अच्छे से कवर कीजिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, है ना। तो बिल्कुल संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की जो परिभाषा है वह वन अधिकार अधिनियम 2006 में मिलती है हमें। भारत में पहली बार बेगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, और यूपी में भी मिलती है, छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, झारखंड में भी पाई जाती है। और बिल्कुल भारत में जो सबसे पहले बेगा जनजाति को ही पर्यावास अधिकार दिए गए हैं, यह बात भी करेक्ट है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, हमने बात की थी ना पिछले सेशन में पीवीटीजीज के बारे में, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। तो पर्यावास अधिकारों पर जो निर्णय लेने का काम करता है वह राज्य सरकारें करती है, ना कि केंद्र सरकार का जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में काम राज्य सरकारों का है, ना कि केंद्र का। तो तीसरे को हम अगर गलत करें तो बी, सी और डी को हमने गलत कर दिया, पहला हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन 5 को लेकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया या सूख गया? अरल सागर, काला सागर और बेकाल झील के बारे में आपको दिया हुआ है। मुझे लगता है बहुत इजी क्वेश्चन आपको लगना चाहिए, क्योंकि काला सागर तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, काला सागर तो सूखा नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सिर्फ सूख गया ही नहीं पूछा है, संकुचित हो गया है। अगर उसमें मानव क्रियाकलापों के कारण थोड़ा सा संकुचन भी आया होगा तो भी आप उसे इसके अंदर देखेंगे। तो अराल सागर तो बहुत ही महत्वपूर्ण, हम सबको पता है, चर्चा में रहता है। और बेकाल झील के बारे में भी यह बात सही है कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण अराल सागर तो ऑलमोस्ट सूख सा चुका है, ऐसा आप कह सकते हैं। और बेकाल झील में भी संकुचन की क्रिया जारी है। अब आपसे कमेंट के लिए आपने सोचा होगा सर आपने बताया नहीं ये कहाँ है, तो ये मैं आपसे एक्चुअली पूछने वाला हूँ। अराल सागर बताइए कहाँ पड़ता है, और बेकाल झील के बारे में भी आप कमेंट करके बताइए। ऐसे तो आप कमेंट करते नहीं है, कम से कम क्वेश्चंस का जवाब तो दीजिए। ठीक है, तो इनके बारे में आप बताइए। हमारा आंसर जो होगा वह 3, डी हमारा आंसर होगा, 1 और 3। आगे बढ़ जाते हैं। छठा व्यापक विलोप, छठा विलोप, यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्राय उल्लिखित होता है? तो आपने सुना होगा, और जब हम एनवायरनमेंट की बेसिक कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी इस तरह की चर्चा तो मिल ही जाती है। हम देखते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों से जो विकास के नाम पर विनाश की ओर मानव बढ़ रहा है, पर्यावरण के जरिए, पर्यावरण क्षरण के कारण हमें लगता है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि हम विनाश की तरफ बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं, अगर थोड़ा उस पर इस बात को सोचा जाए तो पर्यावरण में इतना हस्तक्षेप मानव के द्वारा कर दिया गया है कि एक समय पहले प्राचीन समय में, कालांतर में अब तक 5 बार ऐसा हो चुका है कि पर्यावरण में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण प्रकृति के द्वारा इस तरह की घटनाएं होती है कि एक साथ बहुत सारी मात्रा में जीव जंतुओं का नाश हो जाता है, सामूहिक विलोपन हो जाता है। हमने देखा कि डायनासोर्स का किस वजह से नाश हो गया, तो एक सामूहिक विलोपन, एक ऐसी घटना हुई और सारे के सारे डायनासोर्स पृथ्वी से खत्म कर दिए गए। तो हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता लगातार बहुत ही तेज स्पीड में कम हो रही है, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यही छठा विलोपन है। तो हमारे क्रियाकलापों की वजह से विश्व की जैव विविधता में जो कमी आ रही है, बहुत तेज मात्रा में कमी आ रही है, इसे ही हम छठा सामूहिक विलोपन कहते हैं। तो विश्व के बहुत से भागों में कृषि को लेकर यह बात नहीं है। आसन्न भविष्य में पृथ्वी के साथ उल्का पिंड की संभावित टक्कर का भय नहीं, हमने ये नहीं कहा कि पृथ्वी के साथ कोई उल्का पिंड टकरा जाएगा, यह नहीं है। विश्व के अनेक भागों में आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों की व्यापक रूप से खेती हो रही है, और विश्व के दूसरे भागों में उनकी खेती को बढ़ावा देना, जिसके कारण, तो खेती को आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों की खेती के बारे में भी सामूहिक विलोपन नहीं बात करता है। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का संविभाजन, इनका नाश, विनाश, परितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन, इसके कारण जो चीजें हम पर हमें नुकसान देखने को मिल रहा है, उसे हम छठा सामूहिक विलोपन कह देते हैं। ओके, तो डी मुझे लगता है आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ इसे नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं।
हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी, हाँ ग्रीन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, पेज एक एक पहल है, पेज जो कि 2012 में की गई थी, और क्लाइमेट चेंज के द्वारा ही जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी पेज, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है। आविर्भूत विधि यानी कब यह इसको कब लागू किया गया या कब यह सामने लाई गई, विश्व के सामने यह अवधारणा कब लेकर आई गई। तो अभी हमने बात भी की, रियो डी जेनेरियो में जो 2012 में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, वहां पर इसको प्रस्तुत किया गया था। जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि को लेकर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर यह ध्यान दिया जाता है कि आपको अर्थव्यवस्था वृद्धि के साथ साथ आपको काम करना है ग्रीन इकोनॉमी पे, हरित अर्थव्यवस्था पे, ताकि पर्यावरण का संरक्षण भी हमें साथ में देखते हुए चलना है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नाइन्थ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। इसको तो आप सही करेंगे ही, इतना तो आपको पता होता है। जब पहला सही है तो आप दो को हटा देते हैं, यानी पहला तो ठीक है और तीसरा भी ठीक है, और दूसरे को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी दूसरा तो आपका गलत है। ओके, क्या कह रहा है? बेरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो आप ऑप्शन से अगर एलिमिनेट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यह वाला स्टेटमेंट गलत है। पोर्ट ब्लेयर से, और अगर आप पोर्ट ब्लेयर से भी कहेंगे तो पूर्व में नहीं है, उत्तर पूर्व में आप कह सकते हैं। मैं एक इमेज आपको दिखाता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ी धुंधली लगे, लेकिन यह है, यहाँ पर यहाँ पर ये बेरन द्वीप आपको नजर आएगा, बेरन आइलैंड। ठीक है, और बेरन आइलैंड यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर। उसमें पूछा था ग्रेटर अंडमान, तो ग्रेटर कहां पर है? आपको साउथ अंडमान है, मिडिल अंडमान है। ठीक है, यहीं पर अगर आप देखेंगे तो बेरन आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से आपको उत्तर पूर्व की तरफ नजर आएगा, और आप ऑप्शन से भी उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर पोर्ट ब्लेयर से हम बात करें या साउथ अंडमान से हम बात करें तो कहां पर पड़ेगा? उत्तर पूर्वी की तरफ बेरन आइलैंड हमें नजर आता है। ओके, तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। तो स्टेटमेंट को हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? एलिमिनेट कर चुके हैं, गलत कर चुके हैं। तो आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पर। पहला हमने सही किया था, और पहला यहाँ सही था और पहला यहाँ था, तो दूसरे को हमने हटा दिया। अब हमें तीसरा देखना है। पिछली बार बेरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ, और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। निष्क्रिय नहीं बना हुआ है, बेरन आइलैंड में लगभग हर 4-5 सालों में क्या होता रहता है? विस्फोट होता रहता है। 2016 में लेटेस्ट इसमें विस्फोट देखा गया था, 2016 में। और आप करंट अपडेट करते रहेंगे तो भी आपको चीजें पता चलती रहेगी। तो इसको भी हम गलत कर देंगे, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहाँ से निकल के आता है। ये 9th क्वेश्चन था हमारा। 10th की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा मध्य अमेरिका के मूल का यह पौधा है। पानी की मात्रा बहुत ज्यादा सोख लेता है, जमीन से जल्दी बड़ा होता है, लेकिन आसपास के पेड़ पौधों को पनपने का मौका नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि पानी बहुत तेजी से यह सोखने का काम करता है, जो भूजल होता है। तो आसपास की जैव विविधता इसके आने से, इसकी उपस्थिति के कारण आसपास की जैव विविधता को हानि होने का डर रहता है, और हानि होती है। ठीक है, इसके अलावा यह एक आक्रामक प्रजाति है। विश्व में सबसे तेजी से फैलने वाली आक्रामक प्रजातियों में से एक है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तो क्या है? जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है, वहां के लोगों को खाना पीना ही नहीं देता है, सारा का सारा खाना खुद ही खा जाता है ना। तो इस तरह का इसकी प्रकृति है।
तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है हमारी जैव विविधता को, तो इसके बारे में चर्चा अक्सर बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई? तो आप आइडिया लगाइए, आपको दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी, यूएनईपी सचिवालय, यूएनएफसीसीसी सचिवालय या विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में स्पेशलाइजेशन के साथ काम कौन करता है? यूएनएफसीसीसी करता है, आपको पता है। तो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ के की जो पहल की गई है वह यूएनएफसीसीसी के सचिवालय के द्वारा, सेक्रेटरीट के द्वारा की गई है। आसान सा क्वेश्चन कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आप जब 2018 के आज के क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे और हमने जो पिछले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2018 में किस तरह के क्वेश्चन किए गए। लगभग वन लाइनर या सिंगल लाइनर या थोड़े से इजी स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। अब उनकी प्रकृति थोड़ी जटिल होती हुई हमें नजर आती है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आता है, तो आपको चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए यही एक मकसद है कि आपको पता चले पैटर्न किस प्रकार से चेंज हो रहा है और अब हमें किस तरह से हमारी स्टडी को पूरा करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। भारत में राज्य सरकारों को ही गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार है, जबकि कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, स्टेटमेंट उल्टी बात कर रहा है, तो हम इसको गलत कर देंगे। ठीक है, एक को गलत करेंगे तो दो ऑप्शन भी गलत हो गए। अब या तो दूसरा सही है या तीसरा सही है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। किसने कहा आंध्र प्रदेश में सोने की खदानें पाई जाएंगी? मतलब में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में सोना मिलेगा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सोना भारत में है उसके भंडारण की बात करें तो केरल में भी हमें देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हमें थोड़े थोड़े अंश कुछ भंडारण सोने की खदानों के देखने को मिलते हैं। तो दूसरा गलत कर दिया, तो तीसरा हमारा ऑप्शन आंसर हो गया। राजस्थान में लो अयस्क की खदानें हैं, बिल्कुल है। एक तो राजस्थान तांबा के लिए, तांबा अयस्क के लिए बहुत फेमस है ना, खेतड़ी सिंगाना जैसी खदानें हैं। दूसरा लो अयस्क जो आयरन ओर है वो भी राजस्थान में अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। अलवर भी है और उदयपुर वगैरह में भी हमें देखने को मिलती हैं चीजें। झुंझुनू एक बड़ा क्षेत्र है इसको लेकर, झुंझुनू में ही खेतड़ी सिंगाना जो तांबे को लेकर है वहां पर, वह भी इंपॉर्टेंट जगह है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। जलवायु अनुकूली कृषि, आपको यह भी ध्यान देना है कि पिछले क्लासों में 2 बार शायद हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं। जलवायु अनुकूली कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो अभी एक संस्था के बारे में बात हो रही है इससे रिलेटेड। जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबंध क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। तो जलवायु शिखर सम्मेलन के अंतर्गत इसको नहीं, अब आप देखिए ना, बात तो कृषि से संबंधित कर रहा है और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन वाला जो कन्वेंशन है उसके द्वारा यहाँ यह काम किया जा सकता है क्या? हो सकता है कोई खाद्य ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे FAO हो, उसके द्वारा यह काम किया गया हो, तो इसीलिए यह गलत भी है। जो जाक्सा अगर इसे हम कह दें तो जाक्सा को शुरू किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO के द्वारा। और अगर मैं गलत नहीं हूं, आप क्रॉस चेक करेंगे यहाँ पर 2010 में इसको शुरू किया गया था। ओके, ईयर आप क्रॉस चेक करेंगे, लेकिन FAO इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले को हमने गलत कर दिया और पहले को गलत किया तो देखिए कम से कम 2 ऑप्शन तो हमारे निकल के आ रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा हमारा सही है, तीसरा हमें चेक करना है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन निकल के आएगा। क्या है?
जाक्सा की सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता, यानी यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, और ऑप्शन भी बता रहा है हमें कि दो तो सही है। तीसरा चेक करना है, जाक्सा के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। तो यह स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो गलत है, भारत की कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट इसमें भूमिका नहीं थी। तो केवल दूसरा हमारा आंसर निकल के आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा के बारे में बात कर रहा है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश, अगर कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस वगैरह, सड़े गले पत्ते वगैरह, ह्यूमस जो होता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है, का अगर उच्च अंश हो तो इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। आप बताइए, अगर ह्यूमस ज्यादा होगी तो वह जल धारण क्षमता को कम नहीं करता, वह जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट को हम गलत कर देंगे फिर से। अच्छा देखिए, उत्तर ही निकल के आ गया, केवल 3 हमारा उत्तर होगा। देखते हैं, गंधक चक्र जो सल्फर चक्र होता है, गंधक सल्फर चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। आप बताइए, सल्फर चक्र का तो जो चक्र ही होता है वो चट्टान से ही तो शुरू होता है, और मृदा एक तरह से चट्टान ही तो है। तो बिल्कुल ये तो गलत, बहुत सफेद झूठ की बात कर रहा है, पूरा सफेद झूठ है ये स्टेटमेंट। तो इसको तो हमने गलत कर ही दिया। तो तीसरा हमारा सही है। कुछ समयावधि तक सिंचाई की कुछ कृषि भूमियों में लवणी भवन में योगदान कर सकती है। आपको पता है पंजाब हरियाणा इसका जीता जागता उदाहरण है। अत्यधिक सिंचाई के कारण, लगातार सिंचाई के कारण नमक लवण उसमें उत्पन्न हो जाता है, भूमि में भूमि की लवणता बढ़ जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। काफी दूर चला गया। हाँ, क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित होते हैं और किस देश से यह संबंधित हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आप देखें, कैटालोनिया स्पेन से संबंधित है, आपको पता ही है कैटालोनिया के बारे में, है ना। कैटालोनिया स्पेन से संबंधित है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। क्रीमिया आपको पता है यूक्रेन का था, 2014 में रूस ने हमला किया था, क्रीमिया को अपने पास रखा, क्रीमिया पर कब्जा किया। तो क्रीमिया जो है वह हंगरी से संबंधित नहीं है, रूस से संबंधित है। हमसे सही सुमेलन पूछा है तो दो तो सही नहीं है, तो दो को आप हटा दो तो दो ऑप्शन आपके हट जाते हैं। लेकिन हमें यह पता चल गया कि एक तो सही सुमेलित है और एक तो केवल तीसरे में है, सी में। तो हमें पता चल गया कि 1 और 3 सुमेलित है, ओरामियो और क्रीमिया सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब इसके उत्तर की भी बात कर लेते हैं। तो कैटालोनिया स्पेन सही बात है, क्रीमिया रूस से संबंधित है ना कि हंगरी से, मिंडानाओ फिलीपीन से संबंधित है, सही है। ओरोमिया नाइजीरिया से संबंधित नहीं है, इथियोपिया से संबंधित है, इथियोपिया से यह संबंध रखता है। तो 1 और 3 हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर, कुछ शहर दिए हुए हैं आपको जो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित होते हैं, और कौन से देश से संबंधित यह है। अलेप्पो, अलेप्पो सीरिया से संबंध रखता है, बिल्कुल सही बात है। किरकुक अगर आप जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, किरकुक इराक का एक शहर है। मोसुल भी इराक का शहर है, और मजार शरीफ सही बात है, अफगानिस्तान का ही शहर है। तो हमने देखा दूसरा और तीसरा गलत हो गया, पहला और चौथा सही है, और ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है पहला और चौथा, वहां पर हम राइट टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि, ठीक है, कंजर्वेटिव
एग्रीकल्चर की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, संरक्षण कृषि में फसल चक्र को अपनाया जाता है, न्यूनतम जुताई के बारे में बात की जाती है कि जुताई न्यूनतम करना है, ठीक है, और फसलों को जो फसल के भूमि को फसल के अवशेषों के साथ ढका हुआ कवर रखा जाता है, फसल के अवशेषों से कवर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की बातें होती है। इसके अलावा कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम, ताकि हमारी कृषि का संरक्षण किया जा सके, भूमि को संरक्षित रखा जा सके, ठीक है। इसके अलावा गहनता या सशन, अंतरा सशन भी इसमें होता है। तो संरक्षण कृषि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, एक धान्य कृषि पद्धतियों के बारे में बात नहीं है, ठीक है। तो एक को जब आप हटाते हो तो एक और डी, ए और डी आप इलिमिनेट कर देते हो। न्यूनतम जोत को या न्यूनतम जुताई आप कह सकते हो, न्यूनतम जुताई के बारे में बात करता है दूसरा, ठीक है, और दूसरा दोनों में ही है। आगे बढ़ते हैं। बागानी फसलों की खेती का परिहार, हाँ, बागानी फसलों के बारे में भी बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर आप परिहार की जगह कुछ और, शायद टाइपिंग एरर है, हम एक बार वापस से चेक करेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कुछ है। तो बागानी खेती का परिहार भी इसमें होता है। यहाँ पर परिहार अगर है तो फिर ए तो होगा। एक सेकेंड, वापस से इस क्वेश्चन को देखते हैं। संरक्षण कृषि के अंतर्गत की बात कर रहा है ये, और हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, एक धान्य कृषि पद्धतियों को हम नहीं अपनाते हैं बेसिकली, तो इसे हम एलिमिनेट करेंगे और एक बार परिहार को हम इंग्लिश वर्ड इसका जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा न्यूनतम जोत को अपनाया जाता है, परिहार नहीं किया जाता। इस तरह की चीजों का न्यूनतम जोत को अपनाना है। जो संरक्षण कृषि है, एक धान्य भी अगर हम करेंगे तो भी उसका परिहार नहीं करना है, लेकिन हमें कुछ तरीकों में चेंज करना है। यहाँ पर संरक्षण कृषि को हम इस तरह से समझेंगे कि इस तरह से तरीकों में चेंज करना है ताकि हमारी मृदा की क्या हो, उत्पादकता बनी रहे, हमारी कृषि संरक्षित कृषि की तरह यूज हो सके। तो न्यूनतम जोत को अपनाना है, परिहार इसका भी नहीं करना है, बागानी फसलों की खेती का भी। आपको मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग करना है, बिल्कुल फसल अवशिष्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह भी बात है। और स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण या फसल आवर्तनों को अपनाया जाता है। स्थान के अनुसार, उस भूमि की प्रकृति के अनुसार या काल के अनुसार भी फसलों को अपनाया जाता है। इससे क्या होता है, भूमि की उत्पादकता बनी रहती है। हम वापस से कृषि को बिना रासायनिक, कम से कम रासायनिक उर्वरकों की सहायता से चीजों को कर पाते हैं। यह कहना चाह रहे हैं कि एक धान्य कृषि की पद्धतियों को आप परिहार कर देते हो क्या? क्या आप हटा देते हो? नहीं, हम हटाते नहीं है, हम कर सकते हैं, बस कृषि करने के तरीकों को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। क्या आप बागानी फसलों की खेती का परिहार कर देते हो क्या? नहीं, परिहार नहीं करते, उनकी खेती के तरीकों को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जहां पर हम रासायनिक उर्वरकों को बहुत ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं तो उनकी कमी हम करते हैं, और उसमें जो फसलों के अवशिष्ट रहते हैं उनको वहीं बने रहने दिया जाता है, ठीक है, ताकि मृदा की उत्पादकता बनी रहे और दूसरी चीजें इसके साथ है। तो हम परिहार किसी का नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 3, 4, सॉरी 2, 4 और 5, और सी यहाँ पर सही आंसर हमने देख लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? फैक्चुअल भी आप कह सकते हैं, करंट अफेयर से भी आप कह सकते हैं। कृत्रिम झील थोड़ा सा मुश्किल भी आपको लग सकता है,
क्योंकि झीलों के बारे में तो हमें जानकारी होती है, लेकिन हम इस तरह से अक्सर नहीं देखते हैं कि कौन सी कृत्रिम है या मानव निर्मित है। तो आप देखेंगे जो कोडाई कनाल झील है तमिलनाडु की, यह मानव निर्मित है, कृत्रिम झील है, बाकी की कृत्रिम झील की श्रेणी में नहीं आती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर डायरेक्ट ए होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का भी। इसके बाद हम 2017 के क्वेश्चन की बात करेंगे अगली क्लास में, लेकिन तब तक आज के इस सेशन में हम यहीं पर हमारी क्लास को पूरा कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर, यहाँ पर आप सही कर लेंगे, देशांतर, सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे। तो आप देखते हैं दिल्ली लगभग अगर हम मोटा मोटा जाएं तो 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, और बेंगलुरु भी यहीं पर इसके आसपास इसी देशांतर पर अवस्थित है। ठीक है, पूर्वी देशांतर पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर बेंगलुरु होगा। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, नागपुर की बात करें तो 79 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, और पुणे की बात करें तो 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो 77 के ज्यादा नजदीक तो 77 ही होगा, हमारा आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, तो आज की यह क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। 19 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं 2018 के। अगले वीडियो में 2017 के क्वेश्चन देखेंगे, और फिर 2 वीडियोस और हमारी होगी जिसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे एनवायरनमेंट और जियोग्राफी को। तो पढ़ते रहिए, थोड़ा सा डायरेक्टिव अपनी अप्रोच को रखिए, डायरेक्शन अपनी सही रखिए, है ना। थोड़ा सा एनालाइज करके चीज़ों को देखिए कि हमें क्या करना ज़रूरी है, और ये एनालाइजेशन का काम हमने आपके लिए किया भी है। अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो आप समुद्र मंथन यूपीएससी प्री में हमने जो सब्जेक्ट वाइज यूपीएससी प्री समुद्र मंथन की सीरीज में आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको 2 तरह के वीडियो मिलेंगे। एक वीडियो तो हमने ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना वो है, लेकिन दूसरे 4-5 वीडियो ऐसे हैं जिसपे हमने सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हुए उनके कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में हमने बात की है। तो वो वीडियोस आप जरूर देखें, उससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए कौन से टॉपिक सबसे पहले इंपॉर्टेंट मानते हुए पढ़ लेने हैं और होलिस्टिक अप्रोच में कवर कर लेने हैं। वो अगर आप कवर कर लेंगे तो उम्मीद मानिए आपकी, यकीन मानिएगा आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी और आपके चांसेस पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगे प्रीलिम्स क्लियर करने के। उसके बाद में जो आंसर राइटिंग का काम है, आजाद ग्रुप जो लाइव चैनल है वहां पर हमने आंसर राइटिंग के सेशन भी शुरू कर दिए हैं। तो जब आपकी स्थिति यूपीएससी प्रीलिम्स में मजबूत होने लगती है तो आंसर राइटिंग तो आपको जरूर करना जरूरी है। वहां पर डेली मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे लाइव क्लास होती है, लाइव सेशन रहता है जिसपे हम आंसर राइटिंग को लेकर बात करते हैं। अगर हम बात करें, अभी हमने बात की है, आज के सेशन में हमने बात की आंसर राइटिंग से लेकर के किस तरह का फॉर्मेट हमारा आंसर राइटिंग पे होना चाहिए। 10 बजे में हम बात करने वाले हैं इस बारे में, और कुछ टॉपर्स की कॉपीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। और कल वाले सेशन की अगर आप बात करेंगे लाइव की, तो जो पुछल्ले शब्द होते हैं उनके बारे में भी हमने वहां पर चर्चा की है। तो आप अपनी आंसर राइटिंग को सुधारने के लिए वहां पर भी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।